नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में, यानी साइंस के बारे में। यदि आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए, तो उसमें साइंस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मैंने 25 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, आने की जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पर लिखा है विज्ञान के 25 विस्फोटक सवाल। आप लोग बिल्कुल इसे आत्मसात कर लीजिए। अगर इनके आंसर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको बिल्कुल स्मरण में बिठा लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि सीखो और आगे बढ़ो। रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। याद कर लीजिएगा, मूल राशियों की संख्या 7 है वर्तमान में। मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल राशियों की संख्या 7 है। और मूल राशियों की सहायता से ही जो राशियां बनाई जाती है उसको व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां क्या होती है इसे जान लीजिए। तो पदार्थों के वे गुणधर्म जिसको मापा जा सके उसी को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे पदार्थों को मापा जा सकता है किन किन चीजों में, जैसे दूरी को मापा जा सकता है, इसके अलावा समय को मापा जा सकता है, इसके अलावा द्रव्यमान को मापा जा सकता है। तो ये सारी चीज भौतिक राशियां हैं, तो ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, यानी मात्रक कौन सा है दूरी का सबसे बड़ा? तो इसका उत्तर होगा पारसेक, जिसे पारलैक्टिक सेकंड के नाम से भी जानते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो जान लीजिए 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। कितना होता है एक पारसेक बराबर? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। झूले की गति किस प्रकार की गति है? झूले की गति किस प्रकार की गति है? तो दोलनी गति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। याद रखिएगा, गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृत्तीय गति होता है, इसके अलावे सरल रेखीय गति होता है, इसके अलावा आरेखीय आपको आवर्ती गति होता है। तो बहुत प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। तो ये दोलनी गति होती है, ध्यान रखिएगा झूले की गति। 4 नंबर प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको त्वरण के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य वजह क्या है? यानी दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बीच के लगने का वजह क्या है? तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। यानी कहने का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो इसका कारण है उन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान क्या होता है? तो कोई वस्तु जिन चीजों के मिलने से बना हुआ होता है उसी को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। तो याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्यान रखिएगा। और ध्रुवों पर यानी पोल पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के किस भाग पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि दाब के मात्रक को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पास्कल के नाम से जाना जाता है। दाब का जो मात्रक होता है उसे एक शब्द में पास्कल कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्प्लावन बल कहां कार्य करता है? तो द्रव के अंदर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी द्रव अपने में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल लगाती है। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड्स, इसे समझ लीजिए। तो कोई भी द्रव जब वाष्प में बदलने लगता है, कोई भी द्रव का वह तापमान जब वह वाष्प में बदलना शुरू करता है उसी को उसका क्वथनांक कहते हैं। पूर्ण रूप से जब खौलने लगता है उसी को उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। तो दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे जल को अगर ले लीजिए और जल को अगर उसको दाब को बढ़ा दीजिए, जल को प्रेशराइज करके, तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आकाश गंगा बोल दिया। आकाश में इंद्रधनुष उगने का मुख्य कारण क्या है? आकाश में जो आप लोग इंद्रधनुष देखते हुएगा बारिश के दिनों में, तो उसका मुख्य वजह बनने का क्या है? तो अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन क्या होता है? इसमें अपवर्तन वाले
चैप्टर में अच्छे तरीके से बता चुका हूं। आप लोग नहीं देखे वीडियो तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो प्रकाश के रंगों को बिखेर देना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो प्रकाश के रंगों को कौन कौन बिखेरता है? तो वर्षा की बूंदें जो होती है वही जो है विक्षेपित कर देता है, और आकाश में 7 रंग की पट्टियां प्राप्त होती है, उसी को इंद्रधनुष कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रही है पर दूर की नहीं, तो वह किस दोष से ग्रसित है? तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यदि निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष जैसा नाम होता है वैसा ही होता नहीं है। फ्रेंड निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ होता है, लेकिन निकट का वस्तु दिख रहा होता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, अपने नाम के यह उल्टा होता है। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जब चुंबक को गर्म करते हैं या पीटते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबक का चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। वीवीआई प्रश्न, ध्यान रखिएगा, उसका डोमेन जो होता है वह असंरेखित हो जाता है, इसी कारण जो है चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लेबोजियर। लेबोजियर यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है फ्रेंड्स, जिसको सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे कि कपूर आप लोग जलाते हुए का पूजा जो किया जाता है, कपूर से पूजा के काम में यूज होता है, तो कपूर जलता है तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, वो द्रव में लिक्विड अवस्था में नहीं आता है, तो वह है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, उसी को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कि किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु सबसे हल्का होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी तक खोजे गए हैं तत्व, उनके सबसे हल्के परमाणु कौन होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं सबसे हल्के होते हैं, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है, वे तत्व जो अदृश्य किरणों का उत्सर्जन स्वतः करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वे अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन स्वतः करते हैं। ध्यान रखिएगा, वह एनर्जी का इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स परमाणु भार पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, और जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोसले साहब ने दिया था, वह परमाणु क्रमांक के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। परमाणु क्रमांक के आधार पर उसे निर्धारित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और यह मेंडलीव का परमाणु भार, ये परमाणु भार व परमाणु क्रमांक, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है स्वाद में, ध्यान रखिएगा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वह कड़वा होता है, क्षार, याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न। अब आइए 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑक्जेलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या बिलियन के घटकों को छानकर अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नहीं, बिलियन के जो घटक होते हैं उसको छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं पानी में नमक को घोल दीजिए और उसको छन्नी के सहारे छान करके अलग कर दीजिए, तो क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी को समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है, समांग मिश्रण, ध्यान रखिएगा। उसके घटक जो होते हैं वो हर जगह समान रूप से घुले हुए होते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है या किन्हें कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस इनका नाम है। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे याद रखिए, राना टिग्रीना। मेढक यानी मेढक जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स वीवीआई इंपॉर्टेंट है। इसमें है वायरस कितने प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, यानी वायरस जो होते हैं फ्रेंड्स वो कितने प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं? तो 2 प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, एक में प्रोटीन तथा दूसरा में न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल, ये याद रखिएगा। 2 चीजों से बने होते हैं वायरस, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। प्रश्न आपको कैसा लगा? और भी कोई सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।